बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने जो हमारे रिमेनिंग MCQs रह गए हमने वो करने हैं। सबसे पहले है डेट्स विच आर रीपेबल इन अ कोर्स ऑफ लेस दैन 1 ईयर बट मोर दैन 1 मंथ आर कॉल्ड क्विक लाइबिलिटीज़, डेफर्ड लाइबिलिटीज़, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड लिक्विड लाइबिलिटीज़। तो इसका आंसर है डेफर्ड लाइबिलिटीज़। अब डेफर्ड लाइबिलिटीज़ क्या होता है? डेफर्ड लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि डिले हो जाती है इन फ्यूचर टाइम। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमने जो है ना आज पैसे देने हैं, हम आने वाले वक्त में जो है ना मतलब कर लेते हैं कमिटमेंट कि हम तब देंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आने वाले वक्त में नहीं दे पाते, तो फिर हम पोस्टपोन करके और मज़ीद डेज़ में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये वो डेफिनेशंस होती हैं जो कि मोर देन 1 मंथ होती हैं लेकिन लेस देन 1 ईयर होती हैं, यानी कि साल के दौरान हो सकते हैं, मंथ से ज़्यादा, यानी 2 माह, 3 माह, 6 माह, 8 माह, 11 माह तक हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस रिलेटेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स आर शोन इन, यानी वो एक्सपेंसेस जो रिलेट होते हैं गुड्स के साथ उनको किस में देखा जाता है। मतलब इसका ये है कि दो तरह के हमने एक्सपेंसेस पढ़े थे। एक प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, दो तरह की हमारे पास कॉस्ट थी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट में डील किया जाता है, लेकिन जो प्रमोशन कॉस्ट होती है, यानी प्रमोशन मतलब कि हम अपनी सेल्स को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको ख़रीदें। ठीक हो गया। तो प्रमोशन कॉस्ट जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स के सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आंसर इसका सही होगा, क्योंकि प्रमोशन हम जो है वो सेल से रिलेटेड होती है और सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम सारे के सारे जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। नेक्स्ट है अ बैलेंस शीट इज़ बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, statement of debtors and creditors, financial statements of the business on the particular date and the statement of profit अर्नड बाय द बिजनेस। तो आपको पता है बैलेंस शीट पे हम बेसिकली अपनी एक मुकर्ररा डेट के मुताबिक जो है वो सारी डिटेल्स को देखते हैं कि इस साल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, पिछले साल कैसी थी, या उससे पिछले साल कैसी थी। तो मतलब हर साल जनवरी से जून, जून से दिसंबर, या जनवरी से डायरेक्ट दिसंबर तक, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट हमारे पास आ जाती है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखते हैं, किसकी, अपने बिजनेस की। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो उसका सही होगा। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड इन, क्लोजिंग स्टॉक को किस में रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम स्टेटमेंट ओनली, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में लिखा जाता है, तो इसका डी वाला आंसर ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी कि आने वाले वक्त में जो हमारी लाइबिलिटी है वो कंसर्न हो जाती है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी कहलाती है? क्विक लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, डेफर्ड लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? हमारे पास ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि आने वाले वक्त में हमने अदा करनी होती है। ठीक है। क्विक लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि फ़ौरन ही हम अदा कर देते हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटी हमारी विद इन द 1 ईयर होती है, लेकिन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी 2 या 2 से ज़्यादा साल या से ज़्यादा साल भी हो सकती है। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स, बच्चों मार्शलिंग का मतलब हमारे पास होता है अरेंज करना। ठीक है, मार्शलिंग मीन अरेंजिंग। अब बैलेंस शीट, मार्शलिंग और बैलेंस शीट से क्या मुराद है? अब आपको पता है बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स आते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ आती हैं। लाइबिलिटीज़ होती है दो तरह की, एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर, मतलब कि जो लोगों से उधार लिए होंगे वो आउटसाइडर लाइबिलिटी कहलाएगी, और जो हमारा अपना कैपिटल होगा उसको इनसाइडर लाइबिलिटी कहा जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट को अरेंज करना, उसकी मार्शलिंग करना हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना, तरतीब देना, एसेट्स को अलग करना, लाइबिलिटीज़ को अलग करना, तो वो तरतीब देना जो है वो मार्शलिंग कहलाएगा। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है? करंट लाइबिलिटीज़, क्विक लाइबिलिटीज़, लिक्विड लाइबिलिटीज़ एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी भी कहलाता है, क्विक भी कहलाता है, लिक्विड भी कहलाता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा।
लिक्विड लाइबिलिटी से मुराद होता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर अदा करती जाती है। क्विक लाइबिलिटी और लिक्विड लाइबिलिटी का सेम मीनिंग है। और करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो छोटी लाइबिलिटी होती है, जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी होती है, उसको 1 साल के दौरान हम अदा कर देते हैं। तो तीनों का मीनिंग सेम है, इस हिसाब से हमारे पास इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड ऑफ द सोल ट्रेडर इज शोन ऑन, यानी जो इनकम टैक्स सोल ट्रेडर यानी कि जो वाहद मलकियती कारोबार होता है, यानी अकेला बंदा करता है, इज शोन ऑन, वो उसको कहाँ पे दिखाता है? डेबिट साइड ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इनकम टैक्स हमारे पास हमारी कैपिटल से माइनस होता है अगर हमारे पास सोल ट्रेडरशिप हो। सोल ट्रेडरशिप से मुराद ये होता है कि हम अगर अकेला बंदा अगर कारोबार कर रहा है तो वो अपनी इनकम को कैपिटल में से माइनस करेगा। उसके बाद है इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल प्राइस। हमने सेल प्राइस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। उन्होंने ये पूछा है यहाँ पे कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस के 25% है, तो सेल प्राइस की परसेंटेज कितनी होगी? ये बच्चों हमारे पास एक किस्म की इक्वेशन होगी। पहले मैं आपको वो इक्वेशन समझाती हूँ, उससे रिलेटेड फिर आपने क्वेश्चन करना है। इसको अब सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रॉफिट हमारे पास है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, उसका 25% हमारे पास प्रॉफिट है। अब आगे हमने पूछा है कि व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, तो हमने सेल प्राइस की परसेंटेज मालूम करनी है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे कि आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉफिट निकाल के, यानी कि अगर लेट सपोज कि 100 रुपीज़ की हमारे पास चीज़ है एक, और हम चाहते हैं इसको मुनाफे पे सेल करने के लिए। मुनाफे पे सेल करने से मुराद ये होगा कि हम चाहेंगे कि हम इसको 120 का बेचें ताकि हमें 20 रुपये क्या हो, प्रॉफिट हो, यानी ये हमने की सेल्स। ठीक हो गया। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अब देखा जाए हमने कॉस्ट के अंदर अगर हम प्रॉफिट को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है सेल्स की। अब देखा जाए कॉस्ट प्लस हो दोनों, सॉरी कॉस्ट प्रॉफिट में प्लस हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो, तो हमारे पास सेल आ जाती है। अगर हमने जो है वो खाली प्रॉफिट मालूम करना होगा तो कॉस्ट में से सेल्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, यानी रिवर्स मेथड के साथ। और अगर हमने कॉस्ट मालूम करनी है तो प्रॉफिट और सेल को आपस में माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ परसेंटेज दी है। परसेंटेज की भी किसकी दी है? उन्होंने प्रॉफिट की परसेंटेज दी है 25, और उन्होंने कहा है कि कॉस्ट हमारे पास अगर 100% हो, हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो 100 है और उसके ऊपर प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 25। ठीक है, तो सेल्स हमारे पास इस हिसाब से कितनी होगी? सेल्स हमारे पास होगी 125। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है? हमने सेल प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, सेल प्राइस कैसे मालूम होगी? हम क्या करेंगे, हमने परसेंटेज सपोज कर ली थी कि 125 हमारे पास सेल प्राइस बनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 125 पे डिवाइड कर देंगे 25 को। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 25 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, डिवाइड कर देंगे 125 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो 20 हमारे पास जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। ये था हमारे पास एक किस्म का टोटल स्टेटमेंट थी, क्योंकि हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक में प्रॉफिट परसेंटेज को मालूम किया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज थी हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला है। सबसे ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता था, डिवाइड किया जाता था सेल प्राइस पे और मल्टीप्लाई किया जाता था 100 यानी कि परसेंटेज के मुताबिक। तो उसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन में आंसर है 20%। तो हम देख लेते हैं अब कि हमारे पास कौन सा आंसर है जी। ये 20
उसे क्या हो गया 20% जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक होगा। तो 20% यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट इज क्रिएटेड टू, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड टू, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किस में क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिखते हैं और डेबिट साइड पे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है, वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, उस हिसाब से हमारे पास फिर बी ऑप्शन इसका ठीक होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट, ड्राइंग्स, डेटर एंड कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जाके जमा होता है रहा है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते रहे हैं तो पहले तो करंट लाइबिलिटीज़ लिखते थे, उसके नीचे हम ओनर्स इक्विटी की हेडिंग दे के कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, माइनस ड्राइंग करते थे। तो कैपिटल अकाउंट में जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट प्लस होता है, तो उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी ऑन द पर्टिकुलर डेट, जिसमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी किसी पर्टिकुलर डेट पर आती है वो बैलेंस शीट कहलाती है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, अगर हमारे पास एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ हमारे पास कम है तो हमारे पास क्या होगा। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन याद करें, एक तरफ एसेट लिखते थे, दूसरी तरफ कैपिटल्स और लाइबिलिटीज़ लिखा करते थे। तो एसेट में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस करते थे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कैपिटल कहलाती थी। तो इस हिसाब से इसका डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद है हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हमारी मैनेजमेंट से रिलेट हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। तो मैनेजमेंट का रिलेट जो है वो किससे है, ऑफिस से है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। उसके बाद है द मेथड अंडर विच द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट in order of their performance are called liquidity performance, balance sheet is order to their permanence is called liquid performance method, permanency performance method, mixed method, none of these। permanency का मतलब बेसिकली होता है पायदारी, ठीक हो गया, मतलब कि ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादा अरसे तक रहती है तो ज़्यादा पायदार है। परमानेंट से लफ्ज़ निकला परमानेंसी। तो हमारे पास उन्होंने पूछा है कि किस मेथड के तहत जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे परमानेंसी परफॉर्मेंस मेथड के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक हो गया। क्योंकि हमने पायदारी देखनी है, जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी उतनी वैल्यू लिखी जाएगी, अगर वैल्यू कम जितनी कम हो रही होगी तो उतनी कम वैल्यू करके हम लिखेंगे। तो डिफरेंट वेज पे हमारे पास जो है वो इनकी जो है वो परमानेंसी शो होगी। परमानेंट परफॉर्मेंस मेथड इज़ अडॉप्टेड बाय सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ दीज। कौन सा जो कारोबार है परमानेंसी परफॉर्मेंस को अडॉप्ट करता है, तो इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो करती है, तो उसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद है द मेथड अंडर विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी इज कॉल्ड परमानेंस परफॉर्मेंस मेथड, लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मेथड, मिक्स मेथड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ये पूछा गया है कि किस मेथड के तहत हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखा जाता है, उसकी लिक्विडिटी को चेक किया जाता है। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि लिक्विडिटी से मुराद ये होता है कि कितने एसेट जो हैं वो फ्लोटिंग फॉर्म में या सेल लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो कि करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं,
कुछ जो उनमें से जो करंट लाइबिलिटीज़ या करंट एसेट्स हैं, अगर हम इनको यानी कि किस हिसाब से शो करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि करंट एसेट पहले शो किए जाते हैं, फिर बाद में जो है वो फिक्स एसेट शो किया जाता है, फिर इंटेंजिबल एसेट। तो देखा जाता है लिक्विडिटी चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मेथड का मतलब ये होगा कि कितनी देर में हमने जिन लोगों से पैसा वसूल करना है वो कितनी देर में वसूल करते हैं, और लाइबिलिटीज़ का मतलब ये होगा कि हम कितनी देर तक जो है वो किसी बंदे के पैसे को अदा करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मेथड कहलाएगा। उसके बाद है जॉइंट स्टॉक liquidity performance method is usually adopted by joint stock company, sole tradership and partnership, banks and insurance companies। तो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मेथड ज़्यादातर सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप में यूज़ होता है। तो बच्चों ये हमारे एमसीक्यूज थे जो आज क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी साथ कर लेंगे हम। सबसे पहले है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, अब भी हम इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या कहलाता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की जाती है, फिर जर्नल किया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फाइनल अकाउंट जो है वो बिल्कुल लास्ट में बनाया जाता है, जिसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो आपने पढ़ लिए। उसमें सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट शोन द ग्रॉस रिजल्ट। ग्रॉस रिजल्ट से, ग्रॉस का मतलब होता है कि अभी हमारे पास मुकम्मल जवाब नहीं है, अभी इसमें कुछ एडिशन डिलीशन बाकी है। मतलब कि जैसे कि हम नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट मालूम करते वक्त। उसके बाद तो हम नेट प्रॉफिट के अंदर से किसी भी किस्म के एक्सपेंस को माइनस नहीं करते। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अभी आधा मुनाफा होता है, बाकी मुनाफा हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि हम हमारे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि इसमें जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं लाइक परचेजेस, कैरेज, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है, ये सब कुछ हम जो है वो माइनस करते हैं सेल्स में से। मतलब कि सेल्स हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं या क्लोजिंग स्टॉक को, उन सबको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किसके मुताबिक है? टोटल सेल्स माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन द नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यानी कि नेट रिजल्ट जिसमें टोटल, नेट का मतलब होता है पूरा जवाब। तो पूरा जितना भी हमारे पास रिजल्ट निकलता है, हमारे प्रॉफिट जितना भी निकलता है या लॉस जितना भी निकलता है, उसको मालूम करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? इसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट कहलाता है। इट इज़ कैलकुलेटिंग बाय डिडक्टिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस एंड द सेलिंग द गुड्स फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जितने भी बिजनेस में चल रहे हैं एक्सपेंसेस वो सारे के सारे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कहलाते हैं। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को डेफिनेशंस करनी है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।